तो अब हम पढ़ने वाले हैं पावर की, पावर के बारे में। तो यहां पे हम लिखेंगे पावर, पावर, पावर dissipated in the circuit, power dissipated in the circuit। ऑफ कोर्स हम ये बातें जो हैं ये बात कर रहे हैं LCR सर्किट की, LCR सर्किट की बातें यहां पर हम कर रहे हैं। तो हम यार ये तो हमने देखा था कि किसी LCR सर्किट में जो पावर होगी उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज और उस इंस्टेंट पर करंट। ये है आपका इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। और हमने वहां पर देखा था कि यदि करंट I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज और करंट में फेज का डिफरेंस होता है कितना, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस होता था वो फाई के बराबर होता था। और फाई की वैल्यू हमारे पास आती थी कॉस इनवर्स ऑफ आर बाय जेड। भाई ये याद है, कॉस इनवर्स आर बाई जेड, ये हमने वैल्यू पढ़ी थी फाई की वैल्यू। और फाई क्या होता है कि टोटल वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल होता है, टोटल वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के बीच में फेज एंगल होता है, इंपीडेंस और रेजिस्टेंस के बीच में फेज एंगल होता है। ये तीनों एक ही बात है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वोल्टेज की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंसेस। तो वहां पे वोल्टेज आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है, करंट आगे हो सकता है, करंट पीछे हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि किसी सर्किट में करंट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है और वोल्टेज की वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो यहां पे मैं वोल्टेज और करंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको मिलेगा यहां पे वोल्टेज है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और यहां पे आपको मिलेगा मल्टीप्लाई में करंट Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पे ये वाली जो टर्म है इनको आप एक साथ ले जाइए, साइन साइन की टर्म्स को एक साथ ले जाइए, तो आपको यहां पे मिलता है इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू Vm इंटू Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन ए साइन बी, ये आपके पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या है आइडेंटिटी? एक होता है साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये रिजल्ट होता है, मैथ्स में एक आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। साइन ए इंटू साइन बी या 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वहां से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी यहां पे यदि इस्तेमाल कर लें कि ये साइन ए है, ये साइन बी है, ये है साहब आपका ए, ये है साहब आपका बी, तो ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, और ऊपर लिख देते हैं यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल्स टू Vm इंटू Im इंटू 1/2 ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई है, और बी क्या है? ओमेगा टी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि कितना जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा टी। ये रिजल्ट आपको यहां पे मिल जाता है। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाता है यहां पे, तो आपको मिलता है Vm को मिलता है यहां पे Vm इंटू Im डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को यहां ले आए, यहां मिलता है आपको कॉस ऑफ फाई माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ये रिजल्ट आपको यहां पे मिल जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलता है Vm Im डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई, और यहां पे मिलता है माइनस ऑफ Vm Im बाई 2, Vm Im डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई, 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ये वैल्यू है साहब आपके इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला है। अब यदि मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूं, यदि मैं निकालना चाहता हूं एवरेज पावर इन वन साइकिल, क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज पावर इन वन साइकिल, वन साइकिल।
तो एवरेज पावर निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड का एवरेज निकालना है और आपको राइट हैंड साइड का एवरेज निकालना है। राइट हैंड साइड में आपके पास दो टर्म्स हैं, Vm/Im/2 इंटू कॉस फाई, जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो टर्म है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको सिखाया है कि यदि साइन की पावर 1 है, साइन की पावर 2, 3, 4 नहीं है, साइन की पावर 1 है, तो अंदर कुछ भी लिखा हो इसका एवरेज इन वन साइकिल हमेशा 0 के बराबर आएगा, हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ फंक्शन ऑफ कॉस और फंक्शन ऑफ साइन, कोसाइन। तो इसका जो एवरेज है इन वन साइकिल कितना आएगा आपके पास 0 के बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एवरेज पावर इन वन साइकिल इज इक्वल टू Vm इंटू Im इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय 2। ये आपको रिजल्ट यहां पे मिलता है। अब इस Vm और Im को क्या लिखा जा सकता है? Im को क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। Im को लिख सकते हैं Vm डिवाइडेड बाय Z। तो हम ये जानते हैं कि Vm इज इक्वल टू Im इंटू Z के बराबर होता है। हमने देखा कि टोटल वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है, टोटल वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके बराबर होती है? Im इंटू Z के बराबर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे चिपका सकते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास? Vm को Im इंटू Z लिखेंगे तो Im स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय 2 cos फाई, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 Z cos फाई। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। यदि मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख देता हूं तो आपको यह भी मिल सकता है Vm Im cos फाई डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2। तो Vm अपॉन √2 जो है वो क्या बन जाएगा? Vrms बन जाएगा। Im अपॉन √2 क्या बन जाएगा आपके पास? Irms बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास cos फाई। तो एक फॉर्मूला और बन जाता है Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई। अब cos फाई की वैल्यू होती है R/Z के बराबर। ये पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, इसीलिए पावर फैक्टर बोलते हैं बिकॉज पावर के फॉर्मूले में ये आ रहा है। इस वैल्यू से, इस cos फाई से पता चलता है कि पावर जो है कितने टाइम कम हो चुकी है। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास cos फाई होता है R/Z के बराबर। तो ये मिल जाएगा आपके पास Vrms इंटू Irms इंटू R/Z। तो आपके पास मिल जाएगा R/Z, R डिवाइडेड बाय Z। ये रिजल्ट आपको यहां से मिल जाता है। ठीक है, V लिख लिया मैंने, Vm/√2, Im लिख दिया √2, ठीक है, R/Z मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से आप इसको और ले जा सकते हैं आगे। देखिए ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर्मूले लिख दिए हैं, और इसको आगे ले जाया जा सकता है। आगे मैं इसको ले जाता हूं तो इसको लिखा जा सकता है, भाई क्या है हमारे पास? Vrms Irms इंटू cos फाई, यही था ना cos फाई। Z कहां से आ गया? अबे 2 है ये। cos फाई को अच्छा R/Z लिख दिया मैंने, अच्छा इसको R/Z लिख दिया है। ठीक है, तो ये है आपके पास R/Z। अब Irms को क्या लिखा जा सकता है? V/R लिखा जा सकता है, V/R। तो इसको हम लिख सकते हैं Vrms इंटू Irms को लिख सकते हैं Vrms, या एक काम करो V को लिख दो IR, Vrms को लिख सकता हूं मैं Irms इंटू Z डिवाइडेड बाय Z। तो ये बन जाएगा आपके पास Irms इंटू R। तो इस Z से Z चला गया, आपको रिजल्ट मिल जाता है यहां से Irms का स्क्वायर इंटू R। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ फॉर्मूले रट लें यहाँ पे। एवरेज फॉर्मूले के कौन कौन सी टर्म्स आपको याद रखनी है? एक तो आपको याद रखना है Vrms Irms इंटू cos फाई, इसको आप याद रखिए, और याद रखिए आप इसको Irms का स्क्वायर इंटू R। इसको ऐसे याद आप रख सकते हैं। और एक आप मैक्सिमम वैल्यू वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, इज इक्वल टू Vm Im डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos फाई। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिए, आपकी जिंदगी जो है खुश रहेगी, जिंदगी में खुशी रहेगी आपको। इन 3 फॉर्मूले से काम चल जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे को कन्वर्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर कौन कौन से सर्किट्स के लिए क्या क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर cos फाई
cos phi। तो यहां पे मैं एक सर्किट की बात कर रहा हूं, यहां पे सर्किट का जो नाम लिखा जाएगा, टेबल बना देते हैं यहां पे, सर्किट नेम, सर्किट, सिर्फ सर्किट लिख देते हैं। सर्किट हम यहां पे ले रहे हैं पहले प्योर रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जहां पे एक रेजिस्टर है और यहां पे एक एसी सप्लाई लगाई गई है। यहां पे मैं वोल्टेज और करंट के फेजर बना रहा हूं, फेजर डायग्राम। तो यहां पे हम जानते हैं बेटा कि करंट यदि ऐसे है और वोल्टेज जो है वो भी इसी तरीके से होता है, वोल्टेज ऐसे होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, फाई की वैल्यू यदि हम बात करें, फेज डिफरेंस की बात करें, तो फेज डिफरेंस होता है इसमें फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज इक्वल टू 0 है तो पावर फैक्टर कितना आएगा भैया? पावर फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास? कॉस फाई, यानी कि कॉस फाई, पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई है, पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई, इस कॉस फाई की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 1 के बराबर। और यदि आप यहां पे लगाना चाहते हैं फॉर्मूला हमारी पावर का, तो पावर क्या होता है भैया? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये पावर की वैल्यू आपको यहां पे मिल जाती है। यदि यहां पे एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता, प्योर कैपेसिटिव यदि आपके पास सर्किट है, तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर लगा है यहाँ पे और यहाँ पे एक एसी सप्लाई लगी गई है, एसी सप्लाई यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है उनके बीच में 90 डिग्री का फर्क होता है। यदि ये वोल्टेज है तो करंट आगे होता है और 90 डिग्री उनमें होता है फेज का डिफरेंस। तो इसका मतलब देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 90 के बराबर होगी, और 90 के बराबर होगी तो पावर फैक्टर कितना होने वाला है? कॉस 90 इज इक्वल टू 0, और पावर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास? 0 के बराबर। एवरेज पावर विल बी इक्वल टू 0। यदि आपके पास प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होने वाला है कि आपके पास एक इंडक्टर होगा और उसके अक्रॉस जो है हमने एक सप्लाई लगाई होगी, ठीक है जी। तो यहां हम जानते हैं कि उनके फेजर डायग्राम जो हैं कैसे आएंगे? यदि वोल्टेज आपका ऐसे है तो करंट उसमें पीछे चलता है, करंट पीछे चलता है 90 डिग्री से। तो फेज की यदि बात करें, फेज जो है आपको मिलने वाला है 90 डिग्री, और पावर फैक्टर की बात करें cos 90 आपको मिलने वाला है 0, तो पावर आपको मिलेगी 0 के बराबर। यदि आपके पास एक LCR सर्किट है, LCR सर्किट, तो इस LCR सर्किट में इन वोल्टेज और करंट्स के बीच का जो एंगल है वो फाई के बराबर होता है। ये V है, ये करंट I है, इनके बीच में एंगल है फाई के बराबर। तो ये आपके पास जो एंगल है फाई के बराबर होता है। फाई की वैल्यू जो है होती है cos इनवर्स ऑफ R बाई जेड, या इसको tan इनवर्स में लिखा जा सकता है, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। और ये यदि है तो cos फाई आपको मिल जाता है R बाई जेड के बराबर, या XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। और तो आपको पावर का फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, या फिर आप लिख सकते हैं इसको IRMS का स्क्वायर इंटू R। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अलग अलग सर्किट्स के लिए मैंने आपको दिखा दिए पावर फैक्टर्स जो हैं कितने कितने होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इस सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो आप फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉस फाई की जो वैल्यू है R बाई जेड के बराबर होती है, R बाई जेड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व,
यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है, कब से, 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।